नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज। इस सीरीज का आज हम 77वां भाग यहाँ पे कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में भी हम उत्तराखंड से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे। ना सिर्फ इनके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे बल्कि इनसे रिलेटेड जितने भी आपके एक्स्ट्रा फैक्ट पूछे जाते हैं उनको भी हम यहीं पे कवर करेंगे, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाए और एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से आपका अच्छे से रिवीजन भी यहां पर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इस सीरीज के जो प्रीवियस पार्ट हैं उनको नहीं देखा, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर शैतान सिंह किस रेजिमेंट से संबंधित थे? देखिए, मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया। 1962 में जो भारत चीन का युद्ध हुआ उसमें वीरता के लिए इनको यह पुरस्कार मरणोपरांत 1963 में दिया गया। ठीक है, ये किस रेजिमेंट से संबंधित थे पूछा जा सकता है। सही आंसर है मेजर शैतान सिंह 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये परमवीर चक्र पाने वाले राज्य के दूसरे व्यक्ति हैं या दूसरे सैनिक हैं। इनसे पहले कौन थे जिनको परमवीर चक्र दिया गया? और राज्य के ही नहीं, भारत के पहले व्यक्ति जिनको परमवीर चक्र दिया गया वे थे मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, और ये किससे संबंधित थे? ये 4थी कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे। तो दोनों का नाम आपको याद रखना है। प्रथम व्यक्ति वो है मेजर सोमनाथ शर्मा जिनको 4थी कुमाऊं रेजिमेंट से जिनका संबंध है, और दूसरे व्यक्ति जिनका है नाम मेजर शैतान सिंह, ये 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित हैं। दोनों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट को लेकर आपके 2-3 प्रश्न और बनते हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला प्रश्न बनता है कि कुमाऊं रेजिमेंट की किन बटालियनों को वीरों में वीर कहा जाता है? तो 13वीं और जो 15वीं हैं इन दोनों को वीरों में वीर कहा जाता है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है, पेपर के अंदर पूछा जाता है। कुमाऊं रेजिमेंट पहली ऐसी रेजिमेंट है जिसको राष्ट्रपति के द्वारा कलर प्रदान किया गया था। यह कलर इनको कब प्रदान किया गया? 1961 में। ठीक है, यह पहली रेजिमेंट है, यह भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, श्रीनगर में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? जो आपका वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज है, डायरेक्टली पूछ लेगा कहां पर है, तो ये आपके श्रीनगर में है और इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की, जो कि पेशावर कांड के नायक हैं, पेशावर कांड की तिथि पूछी जाती है। कब हुआ था पेशावर कांड? 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ था। ठीक है, जब इन्होंने जो निहत्थे अफगान वहां पे आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर गोली चलाने से मना कर दिया था। ठीक है, 23 अप्रैल 1930 ये स्थापना हुई 2008 में। इनसे रिलेटेड 1-2 प्रश्न और हैं इन्हीं के नाम पर। जैसे एक प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसकी डेट आपको याद रखनी है, 1 जून 2002। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। पर्यटन स्वरोजगार योजना किसके नाम पर है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है, चलिए अगर हम इनकी बात करें वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की, तो इनका जन्म होता है 1891 में। पेशावर कांड कब होता है? हमने डेट अभी देखी, 23 अप्रैल 1930। उसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया जब इन्होंने अपने जो इनके ऊपर ऑफिसर थे, रिकेट उसका नाम था। ठीक है, कैप्टन रिकेट, इसका आदेश नहीं माना, इनको गिरफ्तार किया गया। इनका केस किसने लड़ा पूछा जा सकता है, तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने इनका और इनके साथियों का केस लड़ा था। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है चंद्र सिंह गढ़वाली को लेकर कि इनका संबंध किससे था, कौन सी राइफल से ये संबंधित थे? तो आपको याद रखना है 2/18 गढ़वाल राइफल से इनका संबंध था, पूछा जाता है। एक और चीज, एक लास्ट प्रश्न जो इनसे पूछा जा सकता है, जब ये पेशावर कांड हुआ इस घटना से प्रभावित होकर पूरे देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा किसने करी थी? तो यह घोषणा मोतीलाल नेहरू ने करी थी। यह क्वेश्चन भी बनता है कि पूरे देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा किसने करी? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा,
विलियम ट्रेल ने कुमाऊं को कितने परगनों में बांटा था? देखिए, विलियम ट्रेल कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर था। ठीक है, पहला कमिश्नर ई गार्डनर था और दूसरा कमिश्नर बना था विलियम ट्रेल। इसने कुमाऊं को 26 परगनों में बांटा था। ठीक है, 26 परगने। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका और कई सारे प्रश्न हैं विलियम ट्रेल को लेकर जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सीरियल वाइज हम उनको देखते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कितने परगनों में बांटा? 26 परगने। एक क्वेश्चन बनता है विलियम ट्रेल को लेकर, विलियम ट्रेल ने 9 पटवारी के पद सृजित किए थे। किस वर्ष किए थे? क्वेश्चन बनता है, तो आपको याद रखना है 1819 में। अब ये फैक्ट आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड आपको इस तरीके से प्रश्न बनता है, किस कुमाऊं कमिश्नर ने पटवारी के पद सृजित किए? आप बताएंगे विलियम ट्रेल। कितने पद सृजित किए? 9। कब किए? 1819 में। ठीक है, इसके अलावा 1822 की अगर बात करें तो 1822 में विलियम ट्रेल ने, उस समय कूली बेगार प्रथा थी यहां पर, विलियम ट्रेल ने कूली बेगार प्रथा के समाधान के लिए खच्चर सेना का गठन किया। यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। खच्चर सेना का गठन कूली बेगार की समाधान के लिए किसने किया था? ट्रेल ने किया 1822 में। 1822 में ही विलियम ट्रेल ने कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना भी करी थी। क्वेश्चन बनता है, आबकारी विभाग किसके द्वारा स्थापित किया गया? विलियम ट्रेल। कब किया? 1822 में। ठीक है, अगले ही साल 1823 में विलियम ट्रेल ने 80 साला बंदोबस्त भी किया। पूछा जाता है किसने किया, किस वर्ष में किया? अगले साल 1824 में सरकारी खजाने की सुरक्षा के लिए डबल लॉक व्यवस्था किसने शुरू करी? ये भी विलियम ट्रेल ने करी 1824 में। ठीक है, 1826 में विलियम ट्रेल ने जो साल के वन होते थे, साल वृक्ष, इनकी कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया। किस वर्ष? 1826। ये सारे मैं आपको सीरियल वाइज बता रहा हूं, आपको एग्जाम के अंदर वर्ष भी पूछा जा सकता है। ठीक है, विलियम ट्रेल से संबंधित आपको डायरेक्टली पूछ लेगा, विलियम ट्रेल ने किस वर्ष साल वृक्ष की कटाई पर प्रतिबंध लगाया? 1826 में। इसके अलावा विलियम ट्रेल के ही शासनकाल में 2 प्रसिद्ध जेलों का स्थापना होती है। अल्मोड़ा जेल 1816, पौड़ी जेल 1821। ठीक है, और एक अंतिम प्रश्न जो हाल ही में विलियम ट्रेल से पूछा गया कि किस कमिश्नर पर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप लगा, तो वो भी कौन था? विलियम ट्रेल। तो विलियम ट्रेल से इतने सारे प्रश्न आपके बनते हैं, इनको साथ साथ में आप नोट करते हुए जरूर चलें, तो ही आपको इस सीरीज का फायदा होगा। क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन भले ही 20 होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ और एक जैसे क्वेश्चन आपको यहां पर 50+ देखने को मिलते हैं। इनको साथ साथ में नोट करते हुए चलें, ताकि आप जब भी विलियम ट्रेल के बारे में कोई भी क्वेश्चन पढ़ें, ये सारे फैक्ट आपके दिमाग में तुरंत आने चाहिए, ताकि आप जल्दी से सबका रिवीजन एक साथ कर सके। नेक्स्ट है हमारा प्रसिद्ध रचना गंगा शतक के रचयिता कौन है? अब देखिए, गंगा शतक ये रचना है किसकी? ये रचना है गुमानी पंत की। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए 3 शतक हैं जो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? एक है गंगा शतक जो कि किसकी रचना है? गुमानी पंत। 2 शतक और हैं, एक है नीति शतक और एक है वैराग्य शतक। ये दोनों शतक किसके हैं? ये दोनों भर्तृहरि के हैं। इसीलिए यहां पर ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन सकता है। डायरेक्टली सिर्फ गंगा शतक देखा तो आपको क्या करना है? गुमानी पंत। और अगर पूछेगा नीति शतक और वैराग्य शतक ये दोनों रचनाएं किसकी हैं, तो ये दोनों रचनाएं भर्तृहरि की हैं। भर्तृहरि कौन थे? तो देखिए, जो राजा विक्रमादित्य हैं जिन्होंने हर की पैड़ी का निर्माण करवाया था, उन्हीं के बड़े भाई हैं भर्तृहरि, और इन्हीं की स्मृति में उन्होंने हरिद्वार में हर की पैड़ी का निर्माण करवाया था। ठीक है, इन्होंने हरिद्वार में तप किया और बाद में इन ग्रंथों की इन्होंने रचना करी, जिनके नाम है नीति शतक और वैराग्य शतक। गुमानी पंत को आप सभी जानते हैं, काशीपुर में इनका जन्म होता है 1790 में। और गंगा शतक, इसके अलावा राम महिमा, ये दोनों किसकी रचना है? गुमानी पंत की। गुमानी पंत को लेकर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछा जा चुका है कि कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि किसे माना जाता है? गुमानी पंत को। किसने माना था इनको सबसे प्राचीन कवि? तो गियर्सन ने इनको कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि माना है। जन्म कब हुआ? 1790, काशीपुर। किसके दरबार में रहते थे? तो 2 राजाओं का नाम याद रखना है, राजा गुमान सिंह और राजा सुदर्शन शाह। इनके दरबार में रहते थे गुमानी पंत। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, गुमानी पंत मूलतः किस भाषा के कवि थे? तो ये संस्कृत भाषा के कवि थे।
ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको गुमानी पंथ के साथ में लिख लेने हैं और इसी तरीके से आपको पढ़ना है कि जब भी आप गुमानी पंथ से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न पढ़ें, ये सारे फैक्ट आप तुरंत रिवाइज कर सकें, इसलिए इनको साथ साथ में लिखते हुए जरूर चलें। नेक्स्ट है हमारा, उत्तरकाशी में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस देश के सहयोग से बनाया जाएगा। अब देखिए, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां पर बनाया जाएगा, उत्तरकाशी में बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली प्रश्न बन जाएगा, देश का पहला हिम संरक्षण केंद्र कहां है, उत्तरकाशी, और यह बनाया जाएगा नीदरलैंड के सहयोग से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, हंसा धनई और बेलमती चौहान किस गोलीकांड में शहीद हुए थे। अब देखिए, ये हंसा धनई और बेलमती चौहान ये दोनों कौन से गोलीकांड में शहीद हुई थी। सही आंसर होगा यहां पर हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, मसूरी गोलीकांड में। ठीक है, मसूरी गोलीकांड ये होता है 2 सितंबर 1994 को होता है। आपको डेट याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जाता है। अभी हम पूरी हिस्ट्री की बात करते हैं। देखिए, जो 1 सितंबर 1994 है उस दिन होता है खटीमा गोलीकांड, 1 सितंबर 1994। इसी के विरोध में अगले दिन यानी कि 2 सितंबर को मसूरी में प्रदर्शन चल रहे थे जहां पे गोलियां चलवा दी जाती हैं और उसी को कहा जाता है मसूरी गोलीकांड, जो कि 2 सितंबर को हुआ 1994 में, जिसमें हंसा धनई और बेलमती चौहान समेत 7 लोग यहां पर शहीद हो गए थे। तो आपको याद रखना है, डायरेक्टली पूछा जाता है। एक और चीज, हमने खटीमा गोलीकांड की बात करी, कब हुआ, 1 सितंबर 1994। मसूरी गोलीकांड 2 सितंबर 1994। श्रीयंत्र टापू कांड ये होता है आपका 10 नवंबर 1995। कब हुआ, 1995 10 नवंबर। और इसमें भी 2 व्यक्ति शहीद हो जाते हैं, यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत। ये दोनों किस में शहीद हुए, तो ये शहीद हुए श्रीयंत्र टापू कांड में। ये भी आपको याद रखना है, सारे मैं आपको एक साथ यहां पर जल्दी से रिवाइज करवाता हूं। ठीक है, रामपुर तिरहा कांड आप सभी जानते हैं 2 अक्टूबर 1994। तो चारों की मैंने आपको तिथि बताई, चारों आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, चारों आपको मैच करने के लिए आते हैं और शहीद पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपने सारे नोट्स को लिख लिया होगा। नेक्स्ट है हमारा, अमृत की बूंदें किसकी रचना है। अब देखिए, काफी प्रसिद्ध रचना है अमृत की बूंदें, ये रचना है विद्यावती डोभाल की। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। ठीक है, विद्यावती डोभाल, इन्हें गढ़वाल की पहली महिला लेखिका माना जाता है। आपको डायरेक्टली प्रश्न बनेगा, गढ़वाल की पहली महिला लेखिका कौन है, आप बताएंगे विद्यावती डोभाल। इनकी पहली रचना का नाम है अमृत की बूंदें। इसके अलावा इनकी 2 रचनाएं और प्रसिद्ध हैं, जैसे एवरेस्ट के देवता, किसकी रचना है, विद्यावती डोभाल, और पगली का प्रलाप, ये भी किसकी रचना है, विद्यावती डोभाल। ठीक है, ये 3 रचनाएं आपको याद रखनी है और साथ में ये वाला प्रश्न कि गढ़वाल की पहली महिला लेखिका कौन है, विद्यावती डोभाल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जागेश्वर में लकुलिश एवं नटराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। देखिए, जागेश्वर धाम में लकुलिश मंदिर और नटराज मंदिर, इनका निर्माण करवाया था इष्टगण देव ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इन दोनों मंदिरों के अलावा जागेश्वर में नवदुर्गा महिष मर्दिनी, इस मंदिर का निर्माण भी इष्टगण देव ने करवाया था। ठीक है, अब ये था कौन, देखिए, इष्टगण देव किसका बेटा था, निम्बर देव का बेटा था। ठीक है, कतूरी शासक था, निम्बर देव का पुत्र था इष्टगण देव, और इसी ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया। इष्टगण को लेकर आपके 2-3 प्रश्न और बनते हैं, जैसे एक प्रश्न जो 2-3 बार पूछा जा चुका है कि उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का पहला प्रयास या प्रयास किसने किया था। उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का जो प्रयास किया वो इष्टगण देव ने किया था। ये किसका पुत्र था, निम्बर देव का पुत्र था। इसका पुत्र कौन था, तो इसके पुत्र का नाम था ललित सूरदेव, जिसे सर्वाधिक शक्तिशाली या प्रतापी कतूरी राजा माना जाता है। ठीक है, या कार्तिकेयपुर राजा। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, कुमाऊं में स्थायी छावनियों की स्थापना किस चंद शासक ने करवाई थी। अब देखिए, कुमाऊं के अंदर परमानेंट छावनियां ये बनवाई थी उद्योग चंद ने। ठीक है, उद्योग
चंद ने। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। उद्योग चंद किसका पुत्र था? बाज बहादुर चंद। ठीक है, बाज बहादुर चंद के पुत्र का नाम था उद्योग चंद और इसी ने कुमाऊं में परमानेंट छावनियों की स्थापना करवाई थी। ठीक है, इसको लेकर एक प्रश्न और पूछा जाता है, खैरागढ़ी की संधि। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है, खैरागढ़ी की संधि जो कि 1688 में होती है, किस किस के बीच होती है? उद्योग चंद और जो डोटी का राजा था देवपाल। ठीक है, आपको डायरेक्टली प्रश्न बनेगा, डोटी के राजा देवपाल और उद्योग चंद के बीच में खैरागढ़ी की संधि कब हुई? 1688 में। या डायरेक्टली पूछ लेगा 1688 में कौन सी संधि हुई? खैरागढ़ी की संधि। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा उद्योग चंद को लेकर आपको एक प्रश्न और याद रखना है। एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है रुद्रदत्त पंत। ठीक है, इतिहासकार का नाम क्या है? रुद्रदत्त पंत। इन्होंने उद्योग चंद को तपस्वी शासक कहा है। तो प्रश्न बन सकता है, किस चंद राजा को तपस्वी शासक कहा जाता है? वो है उद्योग चंद। किसने कहा? रुद्रदत्त पंत ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, वृक्षण को विलाप कविता किसकी रचना है? अब देखिए, वन आंदोलन जब उत्तराखंड में चल रहे थे तो उस समय वृक्षण को विलाप नाम की एक कविता लिखी थी। किसके द्वारा यह कविता लिखी गई? सही आंसर है गौरीदत्त पांडे, गौरदा जिनका उपनाम है, इनकी रचना है वृक्षण को विलाप। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। साथ ही प्रश्न बनता है, गौरदा किसका उपनाम है और गिरदा किसका उपनाम है? तो आप दोनों यहां पे देख सकते हैं, गिरीश तिवारी इनका उपनाम है गिरदा और गौरीदत्त पांडे इनका उपनाम है गौरदा। इनकी रचना आपको याद रखनी है, वृक्षण को विलाप। मानस खंड में गंगोली हाट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अब देखिए, मानस खंड में गंगोली हाट के लिए शैल देश शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो यहां पर हमने देखा कि शैल देश इस्तेमाल किया गया है गंगोली हाट के लिए, लेकिन गंगोली हाट के लिए वाल्दिया देश का इस्तेमाल जो कहा गया है, वाल्दिया देश, बाज बहादुर चंद का एक ताम्रलेख हमें मिलता है जिसमें जो सौर है यानी पिथौरागढ़ वाला जो इलाका है उसको क्या कहा गया है? वाल्दिया का देश कहा गया है। तो ये भी पिथौरागढ़ से संबंधित है, ये भी पिथौरागढ़ से संबंधित है, ये भी पिथौरागढ़ से संबंधित है। ठीक है, तो तीनों आपको याद रखने हैं। जो बाज बहादुर चंद का ताम्रलेख है उसमें सौर क्षेत्र को क्या कहा गया है? वाल्दिया का देश। मानस खंड में गंगोली हाट को क्या कहा गया है? शैल देश। सिरा कौन सा क्षेत्र था? तो वर्तमान में जो डीडी हाट वाला इलाका है वो किसमें आता है? उसे सिरा कहा जाता था। तो तीनों आपको याद रखने हैं, तीनों पेपर में पूछे जाते हैं। रुद्रपुर में रेल सेवा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? देखिए, रुद्रपुर में रेल सेवा की शुरुआत 1886 में होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, गैरसैंण विकास परिषद का गठन कब किया गया था? गैरसैंण विकास परिषद, इसका गठन 2014 में किया गया। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर पूछा जाता है। और अब तो गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है। तो गैरसैंण विकास परिषद कब बनी? 2014 में। कालिदास ने अपनी किस रचना में गढ़वाल हिमालय को गौरी गुरु कहा है? यह क्वेश्चन हम कई बार देख चुके हैं, लेकिन आपको लगातार क्वेश्चन को रिपीट करना होता है, रिवाइज करना होता है, ताकि आप उसके एक्स्ट्रा फैक्ट को भी याद रख सकें और टाइम पे आप उनको अच्छे से याद कर, ताकि आप उनको लंबे समय तक याद कर सकें। तो टाइम पे इनको दोबारा से देखना जरूरी होता है। कालिदास ने अपनी कौन सी रचना में गढ़वाल हिमालय को गौरी गुरु कहा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रघुवंश में कहा है। ठीक है, कालिदास की एक रचना है रघुवंश, जिसके अंदर उन्होंने गढ़वाल हिमालय को क्या कहा है? गौरी गुरु कहा है। ठीक है, इसके अलावा कालिदास की एक और प्रसिद्ध रचना है मेघदूत। मेघदूत में उन्होंने गढ़वाल हिमालय को अलकापुरी कहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? कालिदास की ही रचनाएं हैं। बुरांश पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? देखिए, उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है बुरांश और इसके ऊपर डाक टिकट कब जारी हुआ? राइट आंसर है 1977 में। 1977 में जो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है बुरांश, इसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था। हालांकि उस समय राज्य वृक्ष नहीं था ये, क्योंकि उस समय तो उत्तराखंड यूपी का ही हिस्सा था, लेकिन इस पर डाक टिकट कब जारी हुआ? बुरांश के ऊपर 1977 में।
अगर बात करें जो उत्तराखंड का वर्तमान में राजकीय पक्षी है मोनाल, इस पर डाक टिकट कब जारी हुआ? तो मोनाल पर डाक टिकट 1977 में जारी हुआ। ठीक है, बुरांस पर 75 में, मोनाल पर 1977 में डाक टिकट जारी किया गया। और जो हमारा राजकीय पुष्प है ब्रह्म कमल, इसके ऊपर डाक टिकट 1982 में जारी किया गया। तो तीनों आपको याद रखने हैं, बुरांस 75 में, 77 में मोनाल और 82 में ब्रह्म कमल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चंपावत के बालेश्वर मंदिर से किसका एक लेख प्राप्त हुआ है? यह क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है। देखिए, चंपावत में जो बालेश्वर मंदिर है, यहां से हमें कराचल देव का एक लेख प्राप्त हुआ है। यह लेख कब का है? 1223 का ये लेख है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है कब का लेख है और किसका है? कराचल देव का 1223 का। नेक्स्ट है हमारा देहरादून में महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इससे रिलेटेड क्वेश्चन हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था। देहरादून में महादेवी कन्या पाठशाला, इसकी स्थापना 1902 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और किसके द्वारा यह स्थापित किया गया था? तो महादेवी भटनागर के द्वारा इसे स्थापित किया गया। और पेपर में यही पूछा गया था कि जो महादेवी कन्या पाठशाला है देहरादून में, इसको किसने स्थापित किया? तो पूछा गया था महादेवी भटनागर। और कब किया गया? 1902 में। नेक्स्ट है प्रसिद्ध झूमा मंदिर, झूमा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? जो प्रसिद्ध झूमा देवी मंदिर है ये आपके चंपावत में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। जो फेमस झूमा देवी मंदिर कहाँ है? चंपावत में है। और अगर पूछा जाए झूला देवी मंदिर कहाँ है, तो ये आपके अल्मोड़ा में है। गोलजू महोत्सव का आयोजन किस जनपद में होता है? गोलजू महोत्सव ये होता है आपके अल्मोड़ा जनपद में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, पेपर में भी ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोला द्वीप, कढ़ाई द्वीप और तराजू द्वीप से संबंधित है। अब देखिए, उत्तराखंड के संदर्भ में पूछ रहा है कि गोला द्वीप, कढ़ाई द्वीप, तराजू द्वीप ये तीनों क्या हैं? तो ये तीनों एक प्रकार के न्याय व्यवस्था हैं जो कि गोरखाओं के शासनकाल में प्रचलित थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगली बार, इस बार तो सिर्फ ये पूछा गया, ये पेपर में पूछा जा चुका है। इस बार तो सिर्फ ये पूछा गया कि ये तीनों क्या हैं? तीनों न्याय व्यवस्था हैं। अगली बार पूछ लेगा किसकी न्याय व्यवस्था है, तो याद रखना है गोरखाओं की न्याय व्यवस्था है। ठीक है, कढ़ाई द्वीप, गोला द्वीप या तराजू द्वीप, ये उनकी न्याय व्यवस्थाएं हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज का भाग 77वां हमने यहां पर देखा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और एक्सप्लेनेशन को आपने अच्छे से नोट किया होगा और अच्छे से आपका रिवीजन यहां पर हुआ होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन भले ही 20 थे, लेकिन हमने एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ अगर आप देखेंगे तो 40 प्लस उससे ज़्यादा क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया है तो चैनल को शेयर ज़रूर करें। वीडियो आपको कैसा लगा और आपका कितना स्कोर यहाँ पे रहा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।